जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, बॉलीवुड की कोई एक हस्ती जो कि बीते 20-30 सालों में अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के कारण सबसे ज्यादा विवादों में रही या फिर जिसने सबसे ज्यादा वक्त जेल की सलाखों के पीछे गुजारा अपने इन्हीं रिश्तों के कारण, तो वो शख्स है संजय दत्त। 12 मार्च 1993 के मुंबई बमकांड के मामले में संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई थी और उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि डी कंपनी के साथ उनके रिश्ते हैं। जिन पुलिस अधिकारी ने उनको गिरफ्तार किया था और जिन्होंने उनसे पूछताछ की, उनका नाम है एसीपी सुरेश वाली शेट्टी, जो कि अब मुंबई पुलिस से रिटायर हो गए हैं। हाल ही में मुझसे उन्होंने बातचीत की और संजय दत्त के उस मामले से जुड़े कई अनसुने किस्से सुनाए। उन्होंने बताया कि किस तरह से मॉरिशस से हवाई अड्डे पर जब वो मुंबई के पहुंचे तो उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर गिरफ्तारी के बाद संजय दत्त आसानी से अपना अपराध कबूल नहीं कर रहे थे, तो इसके लिए सुरेश वाली शेट्टी ने एक तरीका अपनाया था। वो तरीका क्या था, इस इंटरव्यू में बताएंगे। तो इस इंटरव्यू को आप आखिर तक देखिए, क्योंकि पूरे इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों के कई दिलचस्प किस्से उन्होंने हमें सुनाए हैं, जो कि शायद पहली बार सार्वजनिक तौर पर बाहर आ रहे हैं। संजय दत्त टाडा कानून के तहत गिरफ्तार किए गए थे मुंबई बमकांड में, और आप उस मामले के जांच अधिकारी थे। तो वो पूरा मामला क्या था और कैसे आपने संजय दत्त को गिरफ्तार किया था और फिर अपनी जांच आगे बढ़ाई थी, वो कहानी सुना है, बड़ी दिलचस्प है, आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। अब ये 12 मार्च 1993 ये जो केस था, ये इतना बड़ा हादसा बॉम्बे पुलिस ने इसके पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि एक ही दिन में विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर के इसमें 12 बम फूट गए। 12 बम प्लान हो गए थे, उसमें के 10 फूट गए, 2 ऐसे ही अनएक्सप्लोडेड रह गए। तो बम्बई में इतना हलचल मच गया था एंड फर्स्ट टाइम उसमें आरडीएक्स यूज हो गया था। इसके पहले कभी आरडीएक्स बॉम्बे पुलिस को मालूम ही नहीं था कि ऐसा टाइप का जिलेटिन वगैरह छोटा मोटा ऐसा वैसा एक्सप्लोजन होता था। मगर ये पहली बार एक चैलेंज हो गया था, किसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो ये सब इतना हलचल होने के बाद ये जो साउथ बॉम्बे के जो 2-3 केस थे, तो हमको थोड़ा सा जब इंक्वायरी हमने चालू किया, बहुत से लोगों के लाके बिठाए थे, थोड़ा लोगों को अरेस्ट किए थे, थोड़ा लोगों को इंट्रोगेशन में किया था, उनको छोड़ते थे, वापस लाते थे। और उनको इंट्रोगेशन में अपने को एक बहुत बड़ा क्लू हमको मिला गया कि संजय दत्त जो मेन एक्टर है, सुनील दत्त साहब का जो लड़का है, उसके पास देयर आर सम वेपन्स। ये हमारे लिए भी शॉकिंग न्यूज़ था। फिर हमने इंक्वायरी किया, देखा तो है ही नहीं, आउट ऑफ बॉम्बे। तो हमने रिपोर्ट लगा दिया बॉस लोगों को कि सर ऐसा ऐसा है। और टू आवर सरप्राइज दिस न्यूज केम इन द न्यूज़पेपर। हमको यानी मेरे को अभी तो आज तक मालूम नहीं है पेपर में कैसा दिया और क्या हो गया। कि संजय दत्त की बमकांड वाले मामले में कोई भूमिका है, ये आपको पता था, लेकिन अचानक ये खबर अखबार में छपकर आ गई। अखबार में छप गए। अखबार में छप गए आने के बाद उसको भी पता चला। वो तब कहाँ था संजय दत्त? तब उस वक्त मॉरिशस में कुछ तो एल्गार या ऐसा कुछ पिक्चर फिल्म की शूट कर रहा था, फिल्म का शूट कर रहा था। अच्छा, तो जब संजय दत्त को पता चला कि उसकी जांच कर रही है मुंबई पुलिस, हाँ, और इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वो भी वैसा क्या हो गया मालूम नहीं मेरे को। मगर उसने हमारे सीपी साहब जो थे, अमरजीत सिंह सामरा, सामरा साहब को उन्होंने फोन किया कि साहब ये पेपर में पढ़ रहा हूँ और बम्बई में सब फैल हो गया कि संजय दत्त के पास विपन है। ये सब कैसा आ गया और क्या आ गया मेरे को मालूम ही नहीं है, मैं कभी कुछ दे किया नहीं है। तो सामरा जी ने उनको ऐसा बोला कि बेटा तू क्यों फिक्र करता है, तू सच बोल रहा है ना। बोला ठीक है, हाँ सच है तो तू आ जा, हम इंक्वायरी कर देंगे, कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, तू इधर हमारे सामने आके जो भी बोलने का बोल दे, और जब तेरे को आने का है तो अपने को फोन मार दे, ये फ्लाइट से मारे।
तो बोला ठीक है सर। और बाद में एक दिन उनका फोन आया साम्राज्य जी को कि हम ये फ्लाइट से इधर बॉम्बे एयरपोर्ट पे आ रहे हैं। तो उस वक्त हमारे जांच अधिकारी मेन थे राकेश मारिया साहब और एमएन सिंह साहब, वो इंक्वायरी कर रहे थे। फिर उन्होंने एक टीम बनवाया और सब लोग हम एयरपोर्ट पे गए और एयरपोर्ट पे उनका राह देखा। फ्लाइट आ गई, उसको लिया, सीधा क्राइम ब्रांच आ गए और क्राइम ब्रांच आने के बाद उसका इंक्वायरी चालू हो गया। तो पहला थोड़ा हमको उसके पास से कोऑपरेशन नहीं मिला। वो यही बोलता रहा कि साहब ये सब झूठ है और मेरे को कुछ वेपन रखने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एयरपोर्ट पे वापस जाना चाहूंगा। जो एयरपोर्ट पर जब वो उतरा उस दौरान क्या हुआ जब आपने उसको अपनी कस्टडी में लिया, जो फ्लाइट से उतरा? जैसा वो आ गया हाँ। वैसा एक टीम अंदर गई, हमारी टीम बाहर थी। फिर अंदर जाने के बाद उनको जैसा वो इमिग्रेशन का ऐसा फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गया, जैसा आ गया तो हमने बोल दिया उनको कि हम वी आर फ्रॉम क्राइम ब्रांच और आपने फोन किया है सामरा साहब को। सामरा साहब ने बोला है उनको लेके आओ, थोड़ा सा इंक्वायरी करो। तो बोला, सीधा वो बैठ गया। अच्छा, उनको तो उस वक्त में क्या उसको चिंता में लग रहा था, डरा हुआ था या बिंदास था? नहीं, वो पहला स्टेज में वैसा तो वो बिंदास था, एयरपोर्ट पे बिंदास था। और जैसा वो इधर आ गया क्राइम ब्रांच के ऑफिस में आने के बाद उसका जरा सा माहौल चेंज हो गया। यानी हमको ये लगा कि वो थोड़ा सा टेंस है ऐसा। और जब उसको हमने इंट्रोगेशन चालू किया, वो कुछ मानने को राजी नहीं था, मगर हमने उनको समझा के बोला कि भाई तुमको जो भी है वो सच बोलना ही पड़ेगा। तो बाद में वो थोड़ा नाटक हो गया। फिर उसने बोला हमने उसको अरेस्ट कर दिया। जब अरेस्ट किया, अरेस्ट के पहले भी वो बोल रहा था हमने किया नहीं। फिर हमारे हाथ में एक दो विटनेस थे कि हनीफ कड़ावाला था, हनीफ कड़ावाला और समीर निंगोरा, ये दोनों हमारे हाथ में थे। और जब उनको हमने सामने किया तो तभी भी बोला, अरे हमने कभी लिया है यार। तो हनीफ ने उसको तो हनीफ कड़ावाला को बोला कि हमने कब लिया? हाँ, हमने कब लिया है। तो हनीफ ने बोला, उसको संजू बाबा बोलते थे। बाबा, ये फिल्म के पुलिस नहीं है, ये सच्चे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स है। इधर कुछ तेरा चलने वाला नहीं है, जो सच है बोल दे, नहीं तो तेरा हालत बहुत खराब होने वाला है, ये ध्यान में रख। जैसा वो वार्निंग दिया तो फिर थोड़ा सा वो सोच में पड़ा और बाद में एडमिट किया कि सब मेरे पास है। तो अगला कहानी चालू हो गया। फिर हमने उसको अरेस्ट किया। तो वो पूछा, साहब मेरे को कौन सा कानून में आप अरेस्ट कर रहे हैं? मैं बोला, ये बॉम्ब स्फोट और ये पोजेशन ऑफ द वेपन, एक्सप्लोजन जो हो गए और टाड़ा हम लगाया है तेरे को। बोलता, साहब मैं तो हवा में उड़ गया। एक कल भी उसका एक इंटरव्यू हमारा एक हुआ था इधर दादर में, तो उधर भी उसने यही बोल दिया, टाड़ा और ये एक्सप्लोजन हमको कुछ मालूम ही नहीं था और हमने ऐसा क्या काम किया है कि आपने हमको टाड़ा में डाल दिया। तो हमने उनको समझाया, तेरा लॉयर सब तेरे को समझा देगा और तू तेरा वेपन जो तेरे को मिला था वो सब अपने को बोल दे। कितने वेपन आए तेरे पास, क्या किया, एम्यूनिशन कितना था, पिस्टल कितने हैं, रिवॉल्वर कितने हैं, ये सब हमने उसको पूछा। तो उसने सही जवाब दिया, साहब 3-4 राइफल तो हमारे पास आए थे, मगर मेरा एक जो दोस्त था यूसुफ वाला, मेरा बहुत काफी दोस्त है पुराना, हम उनको दिया था और उसने वो ये किया, डिस्ट्रॉय किया। तो बोला ठीक है, वो यूसुफ किधर है, क्या करता है, हमने को बोल दे। और रहता है किधर? मोल्ला डोंगरी में रहता है। अभी दोपहर का टाइम था,
संजय दत्त को लेके जाने का, और वो भी भेंडी बाजार डोंगरी वो एरिया में जाने का हमको भी थोड़ा रिस्क लगा। फिर हमने उसको बुरखा डाल दिया। मैं, मेरा सहकारी जो था एपीए जोशी करके, हम और हमारी टीम गाड़ी में से डोंगरी चले गए। सेकंड फ्लोर पे यूसुफ नलवाला का घर था। यूसुफ नलवाला का घर का नॉकडाउन किया इसने। तो कोई घर में से एक लेडी आ गई, तो उसने बोला, भाभी यूसुफ किधर है? बोली, यूसुफ को तो डोंगरी पुलिस स्टेशन लेके गए 2 दिन के पहले। तो वो भी, हम भी सोच में पड़े, अभी वो डोंगरी में गया तो अभी क्या करने का। तो बोला ठीक है, वो पंचनामा उधर हमने कर दिया, और उसको लेके क्राइम ब्रांच वापिस आ गए। और क्राइम ब्रांच में हमने एमएन सिंह साहब को बोल दिया कि सर ऐसा ऐसा है, और वो तो कस्टडी में है, डोंगरी पुलिस की कस्टडी में है। तो साहब ने फोन लगाया, पूछा, तो बोला वो यूसुफ नलवाला के पास भी वेपन थे, और वो लाइसेंस वेपन थे। तो उसका उन्होंने जब एग्जाम, ये जब माहौल हो गया, तो पूरा बॉम्बे में किसके पास वेपन है, क्या कंडीशन है, वेदर इट इज एक्सपायर्ड और व्हाट, वो सब देखकर माहौल चालू हो गया था पूरा बॉम्बे सिटी में। तब इसको भी लेके गए थे, यूसुफ को। तो उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, तो उसको उन्होंने अंदर डाल दिया। फिर साहब ने फोन करके वो यूसुफ को बुला लिया। यूसुफ ने इमीडिएटली एडमिट किया कि बोला इसने दिया था, इसने बोला था मेरे को डिस्ट्रॉय करो। तो मैं एक फैब्रिकेटर के पास गया, एक किरसी करके, किरसी आदिजेनिया, किरसी अडजानिया। हाँ, फिर किरसी के पास गए तो किरसी ने देखा, पहला ना कहा, बोला भाई ऐसा ऐसा अपने को ये नहीं रखने का है, तो तुम हमको मदद कर। लास्टली एडमिटेड। उसके पास उन्होंने वो एम्यूनिशन दिया, राइफल दिया, एक रिवॉल्वर दिया, और बोला कि सब साफ करने का। तो किरसी को थोड़ा सा वो इसके बारे में लालच आ गया। उसने रिवॉल्वर घर में रख दिया। जो राइफल था, राइफल का स्प्रिंग और बोल्ट बहुत अच्छा लगा उसको, वो निकाल लिया। और रिवॉल्वर का जो एम्यूनिशन था राइफल का, वो बोला ये तो हम कर नहीं सकते क्योंकि आग लग जाएगा। तो बोले ठीक है। तो यूसुफ ने वो एम्यूनिशन उतना वापस लिया, बाकी का उसको दिया, और हमने उसको कस्टडी में लिया। किरसी को पूछा, भाई रिवॉल्वर का क्या किया बोल। वो अपने उसका जो फैक्ट्री था फैब्रिकेटर का, ये उधर हमको लेके गया। उसने सब दिखाया, इधर हमने जला दिया, ऐसा ऐसा। बोला ठीक है, मतलब गला दिया उसको, गला दिया। हाँ, गला दिया। फिर वो सब हमने ले लिया। गैस सिलेंडर भी मिला अपने को, वो जो घमेला था, जो सैंड था, वो सब हमने ले लिया तवे में, पंचनामा वगैरह सब करके लिया। और बाद में यूसुफ को पूछा, और बाद में उसको बोला वो रिवॉल्वर किधर है। साहब मैंने तो रिवॉल्वर नहीं था, ये 9mm पिस्टल था, और वो हमने अपना एक दोस्त है बैंडस्टैंड बांद्रा, रूसी मुल्ला, उसके पास दिया। तो बोला चल दिखा किधर है। तो किरसी ने हमको बैंडस्टैंड लेके गया, उधर अब हमको ये मिल गया रूसी। पहला रूसी ने भी नाटक किया। नॉर्मली पुलिस जब भी जाते हैं तो पहला नाटक होता ही है। जब हमने समझा कि उसको बोल दिया और ये सब माहौल उसने देख लिया, तो बोला साहब मेरे पास इसने दिया था, मगर ये सब पेपर में बोमा बोम जब होने लगा कि संजय दत्त के पास वेपन है, तो मैं समझ गया ये पुलिस शायद मेरे पास तक पहुंच जाएगा। इसीलिए मैंने मेरे दोस्त को बोल दिया कि भाई मेरा ये रिवॉल्वर है, राइफल है, पिस्टल है, तू थोड़ा दिन के लिए रख ले, मैं जरा बाहर गांव जा रहा हूँ, आने के बाद लेके जाता हूँ। ऐसा बोल के उसके घर पे गया, मगर वो था नहीं। तो उसका बेटा था, उसका नाम था अजय मारवा। अजय मारवा को उसने वही बोल दिया कि बेटे जरा तेरे पास रख दे, मैं
तेरे को डैडी का दोस्त हूँ, और डैडी आने के बाद दे दे, मेरा बात हो गया है। बोला ठीक है। उसको ही वो सो इनोसेंट अजय मारवा, तो रख लिया। फिर हम अजय मारवा के घर पहुंच गए। अजय मारवा को इसने बोला ये अजय मारवा है, इसके पास हमने दिया है। ये एडमिटेड, हाँ साहब मेरे को दिया था। फिर हम उसको ले लिया, वो लिया। ये सबका 4-5 लोग जो भी थे सबको गाड़ी में बिठा दिया और सीधा क्राइम बेंच आ गए। बॉस के सामने पेश किया, एमएन सिंह के सामने, एमएन सिंह साहब के सामने। एमएन सिंह साहब ने बोले सबको अरेस्ट कर डालो। तो हमने सबको अरेस्ट कर दिया। और बाद में बोला तो एम्यूनेशन का क्या किया? तो यूसुफ बोला साहब एम्यूनेशन तो जला नहीं सकता था। तो हम गए चौपाटी। चौपाटी में जो ब्रिज है पारसी डेयरी के पास से जो निकलता है ब्रिज, केम्स कॉर्नर, केम्स कॉर्नर नहीं, वो मरीन ड्राइव वाला, मरीन ड्राइव वाला, हाँ वो इस्लाम जिमखाना के सामने। उधर से हम समुद्र में फेंक दिया। तो बोला अभी समुद्र में फेंक दिया तो सब मुसीबत। फिर हमने हमारा स्टाफ भी सबको बुलवाया और खोज चालू किया। जो 400-500 जो गोलियां थी उसमें का सिर्फ अपने को 53 राउंड्स मिल गया, बहुत कोशिश करने के बाद। फिर वो उतना लिया, पंचनामा किया, इधर आके ये नया केस हमने उसके ऊपर डाल दिया, संजय दत्त केसी वैसी है। और बाद में हनीफ कड़ावाला, समीर एंगारो को भी अंदर लिया। उनके इंट्रोगेशन में अपने को पता चला कि अबू सालिम का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये भी आया था। फिर उसको वांटेड रख दिया क्योंकि वो अपने कस्टडी में था, नहीं वो नहीं मिला अपने को। अबू सलीम ने पहुंचाया था, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम किया था अबू सलीम और बाबा मूसा चौहान। बाद में दोनों अरेस्ट हो गए वो केस में। सर मुझे ये समझना है कि संजय दत्त ने आपको क्या बताया कि क्यों उसको वेपन लेने की जरूरत पड़ी? ऐसा क्या हुआ था कि उसने जो है डी कंपनी से वेपन मंगवाया? वो क्या हुआ था? ये बात हमने उसको ही पूछा कि संजय भाई तेरे को क्या जरूरत पड़ा था? तेरे पिताजी एमपी है, घर में तेरे को पुलिस प्रोटेक्शन है, बीइंग ए एमपी, और इतना होने के बाद भी तू ये वेपन रखने का जरूरत थी? क्या जरूरत थी? तो बोला साहब जो पुलिस वाले के टीम रखा था इट वाज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि हमको ये जो 93 का ब्लास्ट हो गया, मेरे पिताजी ने सामाजिक सलों का निर्माण करने के लिए पद यात्रा चालू किया, लोगों को मदद करना चालू किया। जो लोग बेघर हो गए थे उनको भी उन्होंने मदद करना चालू किया। ये कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपने को फोन करके, उस वक्त लैंडलाइन थे, दूसरा कुछ भी नहीं था, नो मोबाइल्स वर देयर, तो उन्होंने हमको तुम्हारे बहन को रेप करेंगे, उठा के लेके जाएंगे, तुम्हारे घर को आग लगा देंगे, ऐसा सब अपने को चालू हो गया। ऐसा चालू हो गया तो मैं भी डर गया। तो फिर हमने फिर भी जब सुनील दत्त जी ने पुलिस स्टेशन में अर्जी भी किया था और उनको रिक्वेस्ट किया कि एडिशनल पुलिस बंदोबस्त दो, वो भी दिया था, फिर भी आपने ये क्यों किया? तो बोला साहब क्या करे, इतना तो मेरे को तो, और उनके पास एक पुराना सा वेपन रहता है, मस्केट 410 का मस्केट, उससे क्या होने वाला है? इसीलिए हमने वो सोचा कि हमारे पास सेल्फ डिफेंस के लिए पुलिस के ऊपर हम भरोसा रख के नहीं चलेगा और हमको अपना कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसीलिए उसने मैं रखा है बोला। तो फिर उसने क्या किया? उसने क्या किया, इसको ये अबू साले में अनीस इब्राहिम को फोन, अनीस इब्राहिम ये सब इनका गैंग जो था दुबई में, ये जब भी जाते थे लोग फिल्म वाले, उस वक्त जरा फिल्म वाले का और अंडरवर्ल्ड का जरा कनेक्शन था, एक दूसरे को पहचानते थे। अनीस इब्राहिम उनके लिए पार्टिबिलिटी रखता था, 1-2 पार्टी इसने भी अटेंड किया था, तो ये पहचान वाला था। तो इसने अनीस को फोन किया, तो अनीस ने बोला तू क्यों डरता है यार, हम बैठा है ना। अरे तू तो बैठा है उधर दुबई में और लफड़ा चल रहा है बॉम्बे में, तू क्या करने वाला है? तू क्यों फिक्र करता है? मैं सामान भेज देगा।
सामान भेज देगा यानी उससे क्या होने वाला है, अरे तू देख मैं कैसा सामान भेजता हूँ। तो उसने वो रिवॉल्वर नहीं भेजा, AK-56 भेज दिया। और वो भी कैसा भेजा, वो 93 के पहले जो भी था इधर उधर सब रखे थे ब्लास्ट के पहले, एक को फोन करके उसने बोल दिया कि ये लेके उधर लेके जाने का है अपने को, मूसा चौहान को और अबू सालेम को। तो उन लोगों ने उधर से लाके इनके घर में पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया और वो उसके घर में वो आ गया। सर वो जो संजय दत्त को पहली बार जब जमानत हुई, जब वो जमानत पर बाहर छूटा, तो वो कहानी भी बहुत दिलचस्प है। उसमें कहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे ने जो है उस वक्त दबाव डाला था कि संजय दत्त को जेल से बाहर निकलवाना है। वो कहानी सुनाइए सर। अभी जब से शुरू में उसका रिमांड लिया तो हमने को पुलिस कस्टडी मिल गया। टाड़ा को 6-6 महीना कस्टडी मिलता था हमको उस जमाने में जी। तो हमने उसको कस्टडी में लिया तो राम जेठमलानी साहब आ गए रिमांड, सेकंड रिमांड के लिए खुद आ गए और उन्होंने कोर्ट को बोल दिया, साहब इसके पास वेपन है ऐसे बोलते हो, ठीक है आई एडमिट मेरे पास है, मगर व्हाट टाड़ा आर्म सेट के अंदर मेरे को डाल दो, केस चला उधर। मेरे को टाड़ा डालने का क्या है, मैंने किया है क्या ऐसा कि टाड़ा का जो ये है। तो हमने सब एक्सप्लेन किया, ये जो गुंडा लोगों के साथ ये इसने क्या क्या किया है और ये कैसा जलाया है, इट इज नॉट ए केस ऑफ आर्म्स एक्ट। और हमने ये डिफेंस उस वक्त लिया था कि जो AK-56 मिला है इट इज नॉट ए डिफेंस वेपन, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कोई AK-56 नहीं रखता, इट इज ए वेपन ऑफ अटैक, अटैक करने के लिए रखा है, ये नहीं है। तो हमको उसका ये मिला। फिर उस वक्त उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी करके टेम्परेरी उनको रिलीफ मिला था, मगर टाड़ा कोर्ट में वापस उसका ये होके वापस वो कस्टडी आ गया था। बाद में देर वॉज सम मैं भी सुना हूँ, हमको तो ये मालूम नहीं है कि कभी वो मिल गए और क्या हो गया, मगर ये पता चला कि उन्होंने बाला साहब के पास गए थे लोग कुछ तो ये करने के लिए। बाद में उनके पिता गए थे, सुनील दत्त गए थे। सुनील दत्त गए थे, आपको सुनील दत्त ही बाहर वही थे जी, वो गए थे, किसी को तो लेके मालूम नहीं, मगर गए थे ऐसा सुना है। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो क्या हो गया अपने को मालूम नहीं। बाद में देयर वाज सम अमेंडमेंट, लोकल अमेंडमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट कि वो टाडा एक्ट में कैटेगरीज बनाया, A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी, और नीचे की जो सीरियस है उनको टाडा नहीं जामीन ने, बाकी लोगों को जामीन दिया। वैसा वो रेजोल्यूशन पास हो गया। उस वक्त उनका सरकार था। जब 93 में जब ये केस हो गया तब कांग्रेस का सरकार था, शरद पवार साहब CM थे। बाद में गवर्नमेंट चेंज हो गया 94 में, कुछ तो इलेक्शन हो गया और उसमें 95 में, हाँ 95 में, और ये साहब आ गए, जोशी साहब आ गए, मनोहर जोशी, वो चीफ मिनिस्टर बन गए और गोपीनाथ मुंडे वाज द होम मिनिस्टर। तो उनको उस वक्त वो छूट गया, जामीन पे गया। सर लेकिन जब बाला साहब ने ऐसा बोला कि क्या टाड़ा हटाने की बात की थी बाला साहब ने, और उसकी वजह से क्या पुलिस डिपार्टमेंट में कोई तनाव था, कोई दबाव आ गया था जो है आपने महसूस किया? आप क्योंकि अब तो आप बता सकते हैं, आप रिटायर हो गए और मामला भी खत्म हो गया है। नहीं, अभी रिटायरमेंट का सवाल नहीं आता इसमें, मगर ये मेरे तक कभी ऐसा नहीं आया। लेकिन आपके कलीग्स, आपके सुपीरियर्स, आपके बाकी के जो सहकारी हैं ऐसा बोलते थे कि उनका मदद हो गया है और उसको निकालने में, टाड़ा निकालने का कोशिश हो गया था। मगर हमने जो चार्जशीट भेजा वो चार्जशीट में हमने टाड़ा ही लगाया, सबके ऊपर टाड़ा लगाया। और बाद में जब ये पूरा एक ही केस नहीं था, ऐसे बहुत केसेस थे उधर, 12 स्फोट हो गए, 12 केस और LAC अलग। ये सबका जजमेंट कोदे साहब ने 2006 में कुछ तो दिया और उस वक्त उन्होंने कुछ तो 10 लोगों को फांसी
और बहुत से लोगों को लाइफ 25-30 लोगों को लाइफ लगवाया। और बाद में ये जब अपील में गए तब ये जितने भी 10 लोग थे और 10 लोगों को वापस वो इट वाज कन्वर्टेड इनटू लाइफ, ऐसा हो गया था। मगर बाकी लोगों को टाड़ा के अंदर सजा लग गया था, मगर संजय दत्त को आर्म्स एक्ट में लग गया। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल कि संजय दत्त बड़े टाइम तक आपके अंडर में आपका आरोपी था, आपकी कस्टडी में था, किस तरह का उसका व्यवहार था और किस तरह से जब एक बार उसको ये पता चल गया कि अब उस मामले से बचने वाला नहीं है, जो उसने किया है उसको भुगतना है, क्या बर्ताव रहा उसका बिहेवियर किस तरह का था कस्टडी? बाद में वो हमको ये मगर बार बार बोलता था, साहब मैंने जो है सच बोला हूँ, मैं झूठ कुछ बोला नहीं। पहला झूठ बोला ठीक है, मगर जो वेपन में लाया था मैं उसका हिसाब दे दिया हूँ। तो हमको भी वो काउंटर हम करते हैं, वो बोल रहा है सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, वेरिफिकेशन करते ही है। बाकी के आरोपी थे, और जब टैली हो गया तो हमने वो मान लिया, उसका कन्फेशन लिया, उसका कन्फेशन में भी यही बात बताया। और उसका बाद में वो पहला तो ऐसा डरता था, वैसा वो बाद में नॉर्मल हो गया और वो हमको कोऑपरेट करने लगा। नॉर्मल बिहेवियर था उसका। जेल में भी फिर बाद में हमारा वो जुडिशियल कस्टडी में गया, हर्षल रोड में आ गया, और हमारा ट्रायल भी इतने आरोपी थे, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ब्रिंग ऑल द बिफोर टाटा कोर्ट, और वो रूम भी छोटा था। तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हमने कोर्ट उधर ही चालू करेंगे, और कोर्ट उधर ही चालू हो गया, और हिज बिहेवियर वाज वेरी नॉर्मल। धन्यवाद सुरेश वाले शेट्टी जी इस पूरी कहानी को हमें सुनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।